हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय एजुकेशन। मैं करण वर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ चैप्टर सेल फ्रॉम क्लास 9। सो गाइज, ये टॉपिक जो है कहीं ना कहीं इस पर एक बहुत लंबी स्टोरीज भी हैं और कहीं ना कहीं बहुत अहम मुद्दा भी प्ले रोल करता है ये। लेकिन मैं कुछ बातें बताऊंगा जो कि बहुत इसमें अहम है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते चलेंगे। सबसे पहला, यस, वेरी गुड, टेक आउट योर पेंसिल एंड कॉपी एंड ड्रॉ दिस डायग्राम। यस, एंड ये नोट्स बनाते जाइए। जो भी पॉइंट्स मैं आपको बोर्ड पे दे रहा हूं उसे लिखते जाइए, डोंट वरी, ठीक है। एंड इसे बाद में आप रिकॉग्नाइज करिएगा एमसीक्यूज के लिए, साथ साथ में आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत बेहतर है। तो सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए पहले आप क्या करें, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें टू द नीडी पर्संस। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो फिगर आप देख पा रहे हो, दिस इज द फिगर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड वी ऑल नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज व्हाट, पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाई वी कॉल इट इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल? बिकॉज इट क्रिएट्स एनर्जी। इतना हमें बस पता है कि ये एनर्जी बनाता है। कैसे बनाता है, क्यों बनाता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ दैट एंड हाउ इट कम्स टू अस, ये सारी चीजों को हम समझेंगे, लेकिन आस्ते आस्ते। तो सबसे पहले मैं डायग्राम को दिखा दूं और आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या कंटेंट है। आप भी उसी तरह से ड्रॉ करें, लेवलिंग कर दें, लेवलिंग इज वेरी नेसेसरी। तो सबसे पहले देखते हैं क्या। सो इट इज अ डबल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली। डबल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली का मतलब क्या? एक इनर मेम्ब्रेन और एक क्या, आउटर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन देखा जाए तो गाइज आप देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है। एक इनर मेम्ब्रेन डाला है यहाँ पर, जो कि आपका ये एग्जैक्टली अंदर से जो फोल्डिंग स्टार्ट होता है, इसे हमने इनर मेम्ब्रेन कहा है। और ये जो आपने सबसे बाहर वाला मेम्ब्रेन देख के रखा है, इसे हमने क्या, आउटर मेम्ब्रेन डाला है। आई होप अंडरस्टूड। इसके बाद देखिए हमने क्या किया, एक दो बात बताइए कि आउटर चेम्बर और इनर चेम्बर, इन दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मेम्ब्रेन परत को, बाहर वाले परत को कहा जाता है चेम्बर। जो मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसे हम चेम्बर कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये जो एक मेम्ब्रेन और दूसरा मेम्ब्रेन, दोनों के बीच का जो स्पेस हमने उसे क्या कहा है, आउटर चेम्बर। और उसके बाद ये जो मेम्ब्रेन के अंदर वाला एरिया उसे हमने क्या कहा है, इनर चेम्बर। ध्यान रहेगा, अंडरस्टूड। अब बातें क्या होती है गाइज कि ये जो इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन जो प्रिपेयर हुआ, वो हुआ कैसे, ठीक है। तो ये जो आप फोल्डिंग्स देख रहे हो, ये फोल्डिंग आप देख रहे हो, इस फोल्डिंग को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टेई। इन क्रिस्टेई के रीजन से क्या हुआ, ये दो मेम्ब्रेन वगैरह प्रिपेयर होते चला गया। और उसमें देखते हैं क्या, तो वी आर गेटिंग टू फाउंड समथिंग लाइक दैट कि इसमें बहुत सारे क्वांटिटी अवेलेबल है, कुछ डेंस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में क्या क्या अवेलेबल है? तो मैट्रिक्स में आपको बेसिकली क्या मिलेगा, राइबोसोम, डीएनए, आरएनए, ऑक्सीजोम, प्रोटीन्स, ये सारी चीजें मिलेंगी, लिपिड्स, इन सारी चीजों का क्या, पूरा का पूरा आपका कंटेंट फिलअप रहेगा। सो दिस रीजन इज नोन एज व्हाट, मैट्रिक्स। देख रहे हैं आप, डीएनए इसमें अवेलेबल है, ऑक्सीजोम्स भी अवेलेबल है, राइबोसोम्स भी अवेलेबल है। मैं आपको इस फिगर के कारण और एक बात बता दूं कि ये जो डीएनए है, डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए और राइबोसोम के कारण, राइबोसोम चूंकि लास्ट टाइम पढ़े कि प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, एंड डीएनए हेल्प्स इन हेरिडिटी ट्रांसमिशन में मदद करता है। मतलब क्या, ये रेप्लिकेट करने में भी मदद करेगा। रेप्लिकेशन मतलब क्या होगा, डुप्लीकेट बनाना। राइबोसोम क्या करेगा, इसे एनर्जी प्रोवाइड करेगा। जब ये डीएनए जो इसे रेप्लिकेट करने में मदद करेगा, ये जो राइबोसोम है जो इसे प्रोटीन देगा, चूंकि लास्ट टाइम हम लोग पढ़े हैं, तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड दैट, इसको खुद को सर्वाइव करने के लिए दूसरा ऑर्गेनेलिस की कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं इसको हम बोल सकते हैं सेल इनसाइड अ सेल, क्योंकि इसके पास हर कुछ क्षमता है जो एक सेल की क्षमता होनी चाहिए, इजंट इट। आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए पहला पॉइंट हम लोग आते हैं। तो हमने यहां पर लिखा है क्या कि सबसे पहला 1857 में कॉलिकर ने इसे देखा था, ठीक है। तीन साइंटिस्ट के नाम आएंगे। 1857 में कॉलिकर ने इसे देखा था। उसके बाद इट वाज डिस्कवर्ड बाय ऑल्टमैन, और इसको डिस्कवर किया गया था ऑल्टमैन के द्वारा 1886 में। और लास्ट में सी बेंडा ने इसे नाम दिया था, इट वाज नेम्ड बाय सी बेंडा इन 1897। 1897 में सी बेंडा ने इसका नामांकन किया, दैट वाज व्हाट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर कभी ये तीनों क्वेश्चंस आए तो आपको पता होना चाहिए कि इसको देखा कौन, डिस्कवर कौन किया, इसका नाम किसने दिया, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है क्या, दीज आर टाइनी बॉडी विथ वैरिंग शेप, सिलिंड्रिकल, रॉड शेप्ड, स्फेरिकल विद अ साइज ऑफ 0.2 to 2 mm। मतलब क्या, ये डिफरेंट जगह इसके साइजेस चेंज होते रहते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि एक सेल में ये सिर्फ एक नहीं बल्कि मल्टीपल्स रहते हैं, एक से ज्यादा, एक से अधिक रहते हैं, और ये रेप्लिकेट करते रहते हैं। रेप्लिकेट का मतलब क्या, डुप्लीकेशन। ये अपने आप को डुप्लीकेट करते रहते हैं, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बन सके।
और इनकी एनर्जी करेंसी क्या होती है? एटीपी, दैट इज व्हाट? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हम अगर जब सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे क्लास 10th के टॉपिक में, उसमें मैं समझाऊंगा कि किस तरह से ये अपने साइकिल्स को चलाता है और अल्टीमेटली इट हैपेंस, किस तरह से ग्लाइकोलाइसिस होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल होता है और फिर जाके अल्टीमेटली 38 एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रिपेयर होता है और साथ साथ में H2O हीट भी प्रिपेयर होता है और CO2 भी रिलीज होता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, इट इज ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसीज। यस, ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा। और हाँ, मैच्योर आरबीसी दैट इज व्हाट एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल में नहीं पाया जाएगा ये। ठीक, तो जो विशाल शरीर वाले जानवर हैं, इन हायर एनिमल्स द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज मैक्सिमम, क्योंकि उनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ज्यादा रहती है। यू मस्ट अंडरस्टैंड ना कि अगर जितना छोटा बॉडी रहेगा उनको एनर्जी की नीड उतनी कम रहेगी, लेकिन बॉडी जितना बड़ा एनर्जी की नीड उतनी ज्यादा, इज़न्ट इट? क्योंकि आपकी बॉडी का जो लाइफ प्रोसेस के लिए जो बेसिक जितने सारे ऑर्गन्स है, हर ऑर्गन सेल से बना और हर सेल को चाहिए एनर्जी, इज़न्ट इट? तो इट गिव्स द एनर्जी फ्रॉम वेयर वी विल गेट द एनर्जी, द माइटोकॉन्ड्रिया गिव्स द एनर्जी टू अस, इज़न्ट इट? तो इस तरह से वर्क होता है। तो अब बातें क्या आती आगे कि in high animals number of mitochondria is maximum due to more physiological activities, और सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? तो फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड, क्योंकि बर्ड जो उड़ते हैं उनके फ्लाइट मसल्स में काफी ज्यादा ताकत होनी चाहिए उन्हें उड़ाने के लिए, तो इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा अधिक पाया जाता है। उसके बाद हमारा क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आई होप कि ये बेसिक जो आपके फंडामेंटल्स कंटेंट हैं वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके हम लोग डीप थोड़ा सा चलेंगे। सो गाइस, फिर अब हम बातें करेंगे इसके फंक्शंस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यस, जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट ईच एंड एवरी पॉइंट, एंड हाँ, इस पॉइंट को आप समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है अल्टीमेटली इसका फंक्शन एक ही है, दैट इज व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। जब भी सेलुलर रेस्पिरेशन करेगा तो एटीपी को बनाएगा, और एटीपी क्या है? एटीपी स्टोर्स एनर्जी, और उसी एनर्जी की मदद से हर एक सेल क्या करता है, चूंकि बहुत नंबर्स ऑफ क्वांटिटी, इट इज ऑल्सो इन इवन थाउजेंड्स ऑफ क्वांटिटी इन अ नॉर्मल सेल, चूंकि एक सेल्फ रेप्लिकेट कर रहा है और वो क्या कर रहा है? एनर्जी प्रिपेयर कर रहा है, और हर सेल के पास एनर्जी आ रहा है, और एनर्जी जब आएगा तब आप क्या करोगे? वर्क करोगे, बिकॉज फॉर अ सिंगल मूवमेंट ऑफ योर मसल, जैसे आप अगर ये हाथ को भी ऐसे कर रहे हो, रिक्वायर्स एनर्जी, जो कि आपके फूड से आपको मिलता है। यू टेक अप द फूड, न्यूट्रिएंट्स आर गेटिंग एब्जॉर्ब्ड, और वो न्यूट्रिएंट से क्या होगा? वो जाएगा सेल तक, और सेल क्या करेंगे? उन न्यूट्रिएंट से ग्लूकोज को लेंगे, ग्लाइकोलाइसिस क्रिएट करेंगे साइटोप्लाज्म में, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में आपका क्रेब्स साइकिल के कारण क्या होगा? फिर 38 एटीपी के फॉर्म में आपको क्या मिलेगा? एनर्जी। साथ साथ में आपको CO2, H2O और हीट भी मिलता है। ठीक है, सो एक बात हमारा क्या आता है, जब इतनी सारी बातें चल गई तो हमने आपको पहला पॉइंट के लिखा, इट इज द साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन वेयर एटीपी इज फॉर्म्ड, और एटीपी का फुल फॉर्म गाइस क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और मैं आपको बता दूं, एटीपी इज आल्सो नोन एज व्हाट? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, जो कि यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि एटीपी इज आल्सो नोन एज व्हाट? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और कहा क्या जाता है? इट इज द मोस्ट बिजी एंड एक्टिव ऑर्गेनेली। क्यों? क्योंकि हमेशा ये काम करते रहता है, बिकॉज ऑलवेज द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज हाई। आप हमेशा एक्सरसाइज करोगे, आपकी एनर्जी हाई हो जाएगी। फिर आप सो रहे हो तो ठीक है, फिर भी आपको एनर्जी की जरूरत है। आप बोलोगे सर मैं सो रहा हूं तो एनर्जी की क्यों जरूरत है? बेटा आप सो रहे हो, आपकी लाइफ प्रोसेस की ये जो जिस दिन बोल देगा ना ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कि भाई मैं तो सांस नहीं लेने वाला, छुट्टी ले रहा हूं, बेटा हमेशा के लिए सो जाओगे। तो इट इज रियली नेसेसरी कि आप सो, चाहे घूमो, चाहे फिरो, कुछ भी करो। इवन अगर आप बातचीत भी कर रहे हो, नॉर्मली कुछ भी करते हो, रिक्वायर एनर्जी। तो हमारा सबसे मोस्ट बिजिएस्ट ऑर्गेनेली कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारे सेल में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद क्या है? इट स्टोर्स एंड रिलीजेस कैल्शियम व्हेन रिक्वायर्ड एंड आर इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। नॉट ओनली दिस, इट इज इन्वॉल्व इन मेनी थिंग्स लाइक दैट। अब ये तो कैल्शियम को स्टोर करता है, रिलीज भी करता है, और भी क्या? फैटी एसिड्स को भी ये सिंथेसाइज करने में मदद करता है। उसके बाद और जाते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओन राइबोसोम्स एंड डीएनए इट कैन सेल्फ रेप्लिकेट। मैंने आपको पहले भी बताया, चूंकि इनके पास खुद का राइबोसोम होता है, डीएनए होता है, तो ये सेल्फ रेप्लिकेट करते रहते हैं। मतलब व्हाट? इट कैन डुप्लीकेट देमसेल्फ एज मेनी टाइम्स एज इट इज पॉसिबल। जितनी ज्यादा जहां रिक्वायरमेंट, अभी जैसे मैं आपको आने वाले टाइम में टिश्यूज के मसल्स के बारे में बताऊंगे, जो जितना ज्यादा मसल्स है, जो हमारे मसल्स, जैसे मान लेते हैं कि जो इनवॉलंटरी कंटेंट है जिसे हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उनमें ज्यादा होगा। या फिर जैसे मान लेते हैं कि हमारे हैंड मसल्स जिनको हम हमेशा यूज करते रहते हैं, उनमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कंटेंट ज्यादा होगा। वाई? बिकॉज वी रिक्वायर इंस्टेंट एनर्जी ओवर देयर। ठीक है, और हमेशा ये कैसा रेस्पिरेशन कैरी आउट करता है? तो एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं, एनारोबिक एनिमल्स में भी नहीं रहेगा ये। एरोबिक रेस्पिरेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एरोबिक?
जहां पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो उसे हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब उसके बाद बात क्या आती है कि गाइस की ये जो बातें आती हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओन राइबोसोम एंड डीएनए इट कैन सेल्फ रेप्लिकेट। ठीक है, बोला क्या जाता है कि चूंकि ये खुद का राइबोसोम बना सकता है इसलिए इनको और एक बोला जाता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। ठीक है, इसे याद रखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे इसलिए भी बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको एक बेसिक सा बात मैं बता दूं कि ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन की बात हमने करी, ठीक है, तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम कोई खाना खाते हैं और उसके साथ साथ हम ऑक्सीजन भी लेते हैं तो वो ऑक्सीजन की मदद से क्या होता है, फूड टूटता है सिंपलर फॉर्म में, फिर अल्टीमेटली क्या चीज़ में चेंज हो जाता है, एनर्जी में। ठीक है, अब वो माइटोकॉन्ड्रिया ही चेंज करता है उसे, दैट इज नोन एज व्हाट, सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि 10th में और अच्छे वे में पढ़ना है, डोंट वरी। ठीक है, तो खैर व्हाटएवर जो मैंने पॉइंट्स आपको बताया है, ये पॉइंट को आप सारा नोट डाउन कर लें, वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखें, इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट रिवाइंड द वीडियो। आई थिंक दैट आई होप दैट कि मैं सारे पॉइंट्स को इसमें मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू क्लास, जुड़े रहें एंड जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नीडी पर्सन है उन्हें ज़रूर से ज़रूर बोले कि वो ज़रूर से ज़रूर पढ़े। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू क्लास।